चांद छुप गया था। सारे गांव में सन्नाटा था। सिर्फ एक पुरानी हवेली में हलचल थी। हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, दरवाजे चरमरा रहे थे। यह हवेली सालों से खाली थी। लोगों ने यहां अजीब आवाजें सुनी थीं। उन्हें डर लगता था। कोई भी इस हवेली के पास नहीं जाता था। सब कहते थे कि यहां भूत रहता है। जो भी अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हवेली वीरान थी। यहां हमेशा सन्नाटा रहता था। यह डर का सन्नाटा था। यह खौफ का सन्नाटा था। राधा एक बहादुर लड़की थी। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। वह हमेशा नई चीजें जानना चाहती थी। उसने हवेली के बारे में सुना था, लेकिन वह डरी नहीं। उसके मन में सवाल थे। क्या सच में हवेली में भूत रहता है? एक रात राधा ने फैसला किया कि वह हवेली में जाएगी। उसे पता था कि डर से लड़कर ही उसे जीता जा सकता है। रात में वह हवेली की तरफ चल दी। उसके हाथ में एक लालटेन थी। इसकी रोशनी उसके डर को कम कर रही थी। राधा के कदम नहीं रुके। हवेली के दरवाजे पर राधा रुक गई। उसने गहरी सांस ली। फिर उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। हवा में धूल और सीलन की बदबू थी। राधा अंदर गई। उसकी लालटेन की रोशनी कमरे में चारों तरफ जा रही थी। हर तरफ परछाई दिख रही थी। अचानक राधा को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक साया था, एक धुंधला सा साया। उसकी आंखें लाल थीं। वे आग की तरह जल रही थीं। राधा डरी नहीं। उसने लालटेन ऊपर उठाई और साये को देखा। तुम कौन हो? राधा ने पूछा। उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था। साया हिला। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं इस हवेली की रक्षा करता हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण कर्तव्य का पालन कर रहा हो। राधा ने लालटेन नीचे की। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वह डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम क्यों रक्षा करते हो? उसने पूछा। साया चुप हो गया। उसकी चुप्पी में एक गहरा दर्द था, जैसे वह अपने अतीत की यादों में खो गया हो। फिर बोला, यह मेरा घर है, यहां मेरा खजाना है। उसकी आवाज में गर्व और दुहक का मिश्रण था। राधा को समझ नहीं आया। वह सोचने लगी कि यह खजाना क्या हो सकता है। कौन सा खजाना? उसने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा और संदेह था। यह खजाना तुम्हें नहीं दिखेगा, साया बोला। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी। यह तो तुम्हें महसूस होगा, यह तुम्हारे अंदर है। राधा सोचने लगी, क्या यह खजाना वास्तव में कोई भौतिक वस्तु नहीं है? राधा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या साया सच कह रहा था? क्या वाकई कोई खजाना था जो अंदर होता है? राधा को साया पर तरस आ रहा था। उसे लगा कि साया अकेला है। उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। क्या यह खजाना साया की यादें और भावनाएं हैं? क्या वह अपने अतीत को बचाने की कोशिश कर रहा है? राधा को साया की पीड़ा महसूस हो रही थी। वह समझने लगी कि साया का खजाना उसकी भावनाओं और यादों में बसा हुआ है। उसे लगा कि साया अकेला है। उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है और वह अपने खजाने की रक्षा कर रहा है। वह बस अपना घर और अपना खजाना बचाना चाहता है। राधा ने साया की पीड़ा को समझा और उसे सहानुभूति से देखा। उसने ठान लिया कि वह साया की मदद करेगी। वह इस रहस्यमयी खजाने को समझने और साया की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करेगी। राधा और साया अब एक साथ थे, एक दूसरे की मदद करने के लिए, हवेली के रहस्यों को सुलझाने और साया के खजाने को खोजने के लिए। तुम अकेले हो? राधा ने धीरे से पूछा। साया ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा, मैं बहुत समय से अकेला हूं। राधा को साया पर और भी तरस आया। तुम अकेले क्यों हो? उसने पूछा। क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं, साया बोला। वे मुझे समझते नहीं हैं। राधा को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसे साया का डर दूर करना था। उसे दिखाना था कि डरने की कोई बात नहीं है। राधा साया के पास गई।
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और साया के हाथ को छुआ। साया कांपने लगा, फिर वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों की लाल रोशनी कम होने लगी। साया की आंखों में अब एक अलग रोशनी थी। यह रोशनी किसी साधारण चमक से अलग थी। यह एक गहरी और अर्थपूर्ण चमक थी जो उसकी आत्मा की गहराइयों से निकल रही थी। यह शुक्रिया की रोशनी थी। यह वह रोशनी थी जो किसी के दिल से निकलती है जब वह किसी के प्रति गहरा आभार महसूस करता है। यह दोस्ती की रोशनी थी। यह वह रोशनी थी जो सच्चे मित्रों के बीच की गर्मजोशी और स्नेह को दर्शाती है। तुमने मेरा डर दूर कर दिया, साया बोला। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, एक नई उम्मीद थी। तुमने मुझे शांति दी है। साया के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसने एक लंबे समय के बाद सुकून पाया हो। साया धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हो। उसकी जगह एक नरम रोशनी फैल गई। यह रोशनी किसी दिव्य शक्ति की तरह थी जो अंधेरे को दूर कर रही थी। यह रोशनी पूरे हवेली में फैल गई। हर कोना, हर दीवार इस रोशनी से जगमगा उठी। यह रोशनी राधा के अंदर भी फैल गई। उसने महसूस किया कि यह रोशनी उसकी आत्मा को भी छू रही है। हवेली अब डरावनी नहीं लगी। यह एक शांतिपूर्ण और सुंदर स्थान बन गई थी। यह शांत और सुंदर लग रही थी। हवेली की हर चीज अब एक नई चमक से भर गई थी। खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। यह चांदनी एक नई उम्मीद की तरह थी जो हर चीज को रोशन कर रही थी। फर्श पर चांदी की तरह चमक रही थी। यह चमक किसी जादू की तरह थी जो हर चीज को एक नई जिंदगी दे रही थी। हवा में फूलों की खुशबू आ रही थी। राधा समझ गई थी कि यह खुशबू किसी साधारण फूल की नहीं थी। यह एक दिव्य खुशबू थी। यह वही खजाना था जिसकी बात साया कर रहा था। यह खजाना किसी सोने चांदी का नहीं था। यह खजाना आत्मा की शांति और प्रेम का था। यह सच शांति का खजाना था। यह वह खजाना था जो हर किसी के दिल में होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। यह प्यार का खजाना था। यह वह खजाना था जो हर किसी के दिल में होता है, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है। अगली सुबह राधा गांव वापस आ गई। सूरज की पहली किरणों के साथ ही वह गांव में प्रवेश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गांव वाले हैरान थे। वे उसकी इस नई चमक को देखकर चकित थे। उन्होंने सोचा था कि राधा अब कभी वापस नहीं आएगी। वे चिंतित थे कि वह कहीं खो गई होगी या किसी मुसीबत में फंस गई होगी। राधा ने उन्हें अपना अनुभव बताया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने अपने डर का सामना किया और कैसे उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। उसने बताया कि कैसे सच्ची बहादुरी डर से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि डर को जीतने के लिए उसे समझना और उसका सामना करना जरूरी है। गांव वाले राधा की बात सुनकर हैरान रह गए। वे उसकी बहादुरी और समझदारी से प्रभावित हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे अपने डर के कारण कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। उन्होंने डर के कारण हवेली को छोड़ दिया था। वे उस जगह को भूतिया मानते थे और वहां जाने से डरते थे। असली ताकत तो प्यार और समझ में थी। राधा ने उन्हें यह सिखाया कि डर को प्यार और समझ से जीता जा सकता है। राधा ने उन्हें यह बता दिया था। उसने उन्हें सिखाया कि डर को समझना और उसका सामना करना ही असली बहादुरी है। अब गांव वालों को हवेली से डर नहीं लगता था। वे अब उस जगह को भूतिया नहीं मानते थे। वे वहां जाते और अपने अंदर के खजाने को महसूस करते। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना उनके अंदर की ताकत और समझदारी है। राधा के कारण हवेली शांत और प्यार भरा स्थान बन गई थी। अब वह जगह डर की नहीं, बल्कि प्यार और समझ की प्रतीक बन गई थी। गांव वाले अब खुश थे। उन्होंने राधा के सबक को अपने जीवन में अपनाया
और अपने डर को जीत लिया। राधा ने उन्हें सिखाया कि असली बहादुरी डर को समझने और उसका सामना करने में है। गांव वाले उसके इस सबक के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। अब गांव में शांति और प्रेम का माहौल था। राधा के सबक ने गांव को एक नई दिशा दी थी। दिल्ली की हवा में मानसून की खुशबू घुल रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थीं, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा कर रही हों। शहर के बाहर धुंध में लिपटा हुआ और जंगली पौधों से घिरा हुआ खड़ा था सेंट्रल नर्सिंग होम। यह अस्पताल अब एक भूतिया खंडहर बन चुका था, जो कभी जीवन और आशा का केंद्र हुआ करता था। कभी यह जगह बीमारों को ठीक करने के लिए हुआ करती थी। यहां डॉक्टर और नर्सें दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती थीं। हर कोने में जीवन की हलचल थी। अब यह बस एक कंक्रीट का ढांचा रह गया था, भूली हुई पीड़ा का एक सबूत। टूटे हुए उपकरण और खाली गलियारे जैसे किसी दर्दनाक इतिहास की गवाही दे रहे हों। स्थानीय लोग इसके भूतिया हॉल के किस्से सुनाते थे। वे कहते थे कि रात के समय यहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वो अप्राकृतिक परछाइयों और बेजुबान चीखों की बात करते थे। कहते थे कि दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं और गलियारों में चीखें गूंजती हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दूर से ही इसे देखकर कांप जाते थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का डर उन्हें जकड़ लेता हो। दीवारों से पेंट ऐसे झड़ रहा था जैसे घाव से पपड़ी। यह जगह अब एक जर्जर खंडहर बन चुकी थी, जहां हर चीज टूट फूट चुकी थी। खिड़कियां जो कभी दुनिया के लिए साफ आंखें हुआ करती थीं, अब खाली काली आंखों के डूबे हुए गड्ढे थीं, जैसे किसी आत्मा की आंखें जो अब इस दुनिया में नहीं है। लोहे का दरवाजा जंग लगा हुआ और कराहता हुआ अपने कब्जों से लटका हुआ था। यह दरवाजा अब भी किसी अनकही कहानी का हिस्सा लगता था। यह एक चेतावनी थी, वापस मुड़ जाओ। यहां आना खतरे से खाली नहीं था। यह जगह अब भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए थी और शायद हमेशा छुपाए रखेगी। आदित्य, रिया और समीर तीनों अटूट दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्हें रोमांच पसंद था, नई नई चीजें करना अच्छा लगता था। हर सप्ताहांत वे कुछ नया और रोमांचक करने की योजना बनाते थे। इसलिए जब समीर ने खाली पड़े सेंट्रल नर्सिंग होम को एक्सप्लोर करने का सुझाव दिया, तो बाकी दोनों बिना झिझके मान गए। यह जगह कई सालों से बंद पड़ी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। ये तो मजेदार होगा। हम सब मिलकर इसे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में यहाँ कुछ अजीब है। मेरा मतलब है, सच में वो कहानियां बस कहानियां हैं। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य, जो हमेशा सब पर शक करता था, कहानियों का मजाक उड़ाया। उसे यकीन था कि ये सब बस अफवाहें हैं और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हमें साथ रहना होगा। अगर हम साथ रहेंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अकेला नहीं जाएगा, है ना? हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। रिया हालांकि डरी हुई थी, लेकिन अपने दोस्तों को अकेले नहीं जाने देगी। उसने अपने डर को छुपाया और हिम्मत दिखाई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वे समीर की बाइक पर निकल पड़े। रास्ते में वे हंसी मजाक करते रहे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा डर भी था। जैसे जैसे वे अस्पताल के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। चारों ओर सन्नाटा था और केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने उस एहसास को दूर भगाया, खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ हवा थी। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराई, यह दिखाने के लिए कि वह ठीक है। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हिम्मत जुटाकर उस पुराने अस्पताल के अंदर कदम रखा। यह उनकी दोस्ती और साहस की परीक्षा थी। जंग लगा हुआ दरवाजा कराहते हुए खुला, मानो दर्द हो रहा हो। अंदर की हवा भारी, रुकी हुई थी। सड़ांध की गंध उनके गले में लिपट गई। सन्नाटा छा गया।
बस उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। उन्होंने अंदर कदम रखा। उन्होंने अंदर भी। क्या तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? हवा के एक झोंके ने उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रिया हांफने लगी। बस हवा थी, है ना? बस हवा। आदित्य घबराहट में हंसा। बस हवा थी, उसने दोहराया, हालांकि उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। वे फंस चुके थे, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे अस्पताल के अंदर गहराई में चले गए। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। चारों ओर का सन्नाटा और अंधेरा उन्हें और भी भयभीत कर रहा था। गलियारा उनके सामने फैला हुआ था, अंधेरा और अंतहीन। ऐसा लग रहा था जैसे यह गलियारा कभी खत्म ही नहीं होगा। धूल के कण चांदनी की हल्की किरणों में नाच रहे थे, जैसे वे भी इस रहस्यमयी माहौल का हिस्सा हों जो गंदी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। चांदनी की यह किरणें एकमात्र रोशनी का स्रोत थी, जो इस अंधेरे को थोड़ा सा कम कर रही थी। टपकते हुए पाइप से पानी की टप टप की आवाज से सन्नाटा टूट गया। यह आवाज इतनी तेज थी कि सबकी सांसें थम गईं। या यह सिर्फ पानी था? क्या यह कोई और संकेत था? रुको, रुको, हमें कुछ सुनाई दिया है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? ये आवाज किसी के फुसफुसाने जैसी थी। रिया ने अपनी बांह पर एक ठंडा स्थान महसूस किया। यह ठंडक इतनी गहरी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। उसने एक फुसफुसाहट सुनी, धीमी और ठंडी। वह रुक गई, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। उसकी सांस उसकी छाती में ही सिमट गई। वह डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। क्या तुमने वो आवाज सुनी? ये आवाज पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहां कुछ तो है। उसकी आवाज कांप रही थी। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। चलते रहो, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। वह भी डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। चलो यार, अब हम नहीं रुक सकते। हमें इस जगह से बाहर निकलना ही होगा। हम लगभग पहुंच ही चुके हैं, बस कुछ ही कदम और। समीर पीला पड़ गया था, लेकिन दृढ़ था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने उनसे आगे बढ़ने का आग्रह किया। हम सब मिलकर इस जगह से बाहर निकल सकते हैं, उसने कहा। वे हॉल के अंत में एक कमरे में पहुंचे। दरवाजा ऐसे चरमराहट के साथ खुला जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर हवा बहुत ठंडी थी। कमरे के बीच में एक सिंगल बेड था, जिस पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक औरत, उसका रूप पारदर्शी, बिस्तर के पास मंडरा रहा था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसकी आंखें एक अकठनीय उदासी से भरी हुई मेरी आंखों से मिल गईं। रिया हांफने लगी। चीख को दबाने के लिए उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। भूत उनकी ओर सरका। उसकी आवाज, एक दर्द भरी फुसफुसाहट ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक कर दी। मेरी मदद करो, मेरी बेटी को ढूंढो। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम मीरा था। उसकी मौत इसी अस्पताल में हुई थी, अपने बीमार बच्चे से अलग। अब उसे शांति नहीं मिल रही थी। हम आपकी मदद करेंगे। भूत मुस्कुराया, एक उदास, कृतज्ञ मुस्कान। उसने उन्हें नर्सरी की ओर इशारा किया। नर्सरी खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। चारपाई पलटी हुई थी। खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े थे। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा चल रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक गुड़िया एक बच्चे के कंकाल के हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। उन्होंने सावधानी से गुड़िया को छुड़ाया और वापस मीरा के पास ले आए। जैसे ही गुड़िया उसके हाथ में आई, मीरा के चेहरे पर शांति छा गई। उसने गुड़िया को पास रखा, उससे फुसफुसाते हुए, धन्यवाद, अब मैं आराम कर सकती हूँ। धीरे धीरे मीरा का रूप फीका पड़ने लगा। उसके चारों ओर की अलौकिक चमक मंद हो गई और फिर वह चली गई। भारी हवा हल्की हो गई। दोस्त डरे हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए अस्पताल से बाहर निकल गए। फाटक जो पहले बंद हो गया था, अब खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं।
जिससे भारी माहौल धुल गया। वे अस्पताल से दूर चले गए। मीरा की याद उनके मन में बस गई। सेंट्रल नर्सिंग होम वीरान ही रहा, लेकिन कहानियां बदल गईं। अब वे दहशत और डर की कहानियां नहीं थीं। अब वे मीरा की बात करते थे। दुखी मां आखिरकार अपने बच्चे के साथ फिर से मिल गई। दोस्त उस रात को भूतिया अस्पताल में कभी नहीं भूले। यह एक ऐसी स्मृति थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी, उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाती है जो उनके अपने से परे मौजूद थी। नया मैकडॉनल्ड्स बहुत बिजी था। लोग बड़ी संख्या में यहां आ रहे थे। हर कोई अपने पसंदीदा बर्गर और फ्राइज का आनंद लेने के लिए उत्साहित था। लोग गोल्डन आर्चेस की तरफ खींचे चले आ रहे थे। यह जगह मानो एक चुंबक की तरह सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यह दिल्ली के बीचों बीच मल्चा मार्ग पर था। इस जगह की लोकेशन ने इसे और भी खास बना दिया था, क्योंकि यह शहर के दिल में स्थित था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, परिवार हंसते मुस्कुराते हुए अपने भोजन का आनंद ले रहे थे। यह एक परफेक्ट फैमिली आउटिंग की तरह लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। इस खुशी के माहौल के बीच एक अनजाना डर भी था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैंने अपने मैक्स स्पाइसी पनीर में पहली बाइट ली, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह सिहरन सिर्फ ठंड की वजह से नहीं थी, बल्कि कुछ और था। कैशियर घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे असहज कर रही थी। मेरा ऑर्डर लेते समय उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनदेखे डर से जूझ रहा हो। मैंने इसे फर्स्ट डे जिटर्स समझकर नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि शायद यह उसका पहला दिन है और वह नर्वस है। मुझे क्या पता था कि सतह के नीचे कुछ भयानक छिपा है। यह खुशी और उत्साह का माहौल एक छलावा था जो एक गहरे रहस्य को छुपा रहा था। एक ऐसा अंधेरा जो जल्द ही खुद को प्रकट करने वाला था। यह अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था और जल्द ही सबके सामने आने वाला था। ये दिन हफ्तों में बदल गए। अजीब और गरीब घटनाएं होती रहीं। लोग अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। खाली गलियारों में गूंजते कदमों की आहट, ट्रे से गायब होता खाना, बेवजह ठंडी हवा के झोंके कस्टमर्स की रीढ़ की हड्डी को कंपा देते थे। कर्मचारियों ने उस भयानक माहौल को सहन करने में असमर्थ होकर नौकरी छोड़ दी। एक समय पर गुलजार रहने वाला रेस्टोरेंट डर के साए में डूब गया। हालांकि मैं अभी भी संशय में था। मैंने अफवाहों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मैंने खुद देखने का फैसला किया। एक रात मुझे फ्राइज की तलब लगी। देर हो चुकी थी, लगभग क्लोजिंग टाइम था। मैंने खुद को माल्चा मार्ग के मैकडॉनल्ड्स की ओर खींचा हुआ पाया। सड़कें सुनसान थीं। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के पास पहुंचा, मेरे पास से एक ठंडी हवा चली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। क्यूरियोसिटी और फ्राइज की मेरी क्रेविंग ने मेरे डर पर विजय प्राप्त कर ली। मैंने कांच के दरवाजे को धक्का दिया। रेस्टोरेंट भयानक रूप से खाली था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। केवल एक कर्मचारी टेबल साफ कर रहा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। मेरे अंदर आते ही उसने डर भरी आंखों से ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। मैंने उसकी बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी कल्पना हो, लेकिन उस जगह की खामोशी ने मुझे भी असहज कर दिया था। मैं काउंटर तक गया और अपना ऑर्डर दिया। वहां की रोशनी इतनी कम थी कि मुझे मेन्यू पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी।
जैसे ही मैं अपने खाने का इंतजार कर रहा था, मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। यह एक अजीब सी भावना थी, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मेरी गर्दन पर एक ठंडी सांस। यह इतना वास्तविक था कि मैं कांप उठा। मैं घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह और भी डरावना था, क्योंकि मुझे यकीन था कि कोई मेरे पीछे खड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैं अकेला था, फिर भी मैं डर से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। उस जगह की खामोशी और अजीब माहौल ने मुझे और भी असहज कर दिया था। Can I help you with anything else? उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वह भी उस माहौल से डर रहा हो। उसकी आवाज कांप रही थी, मुश्किल से उसका डर छुपा पा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। मैंने अपना सिर हिलाया और अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश की। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन उस जगह की खामोशी और अजीब माहौल ने मुझे और भी असहज कर दिया था। अचानक बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं। रेस्टोरेंट अंधेरे में डूब गया। हवा में एक रूह कंपाने वाली चीख गूंज उठी। मैं डर के मारे जम गया। फिर मैंने उसे देखा। एक जवान औरत, उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह पारदर्शी थी, एक झिलमिलाता सा भूत। उसकी आंखें एक अजीब सी सफेद रोशनी से चमक रही थीं। भयानक रूप से फुसफुसाते हुए, तुम बच नहीं सकते। वह मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। उसका स्पर्श बर्फीला ठंडा था। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक दर्द भरी आह थी। मैं डर गया था, फिर भी मैं मदद करने की इच्छा को दबा नहीं सका। मैंने अपनी आवाज पाई। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। मेरा नाम रिया है, उसने कहा। उसकी आवाज गम से भरी हुई थी। मेरा यहां कत्ल कर दिया गया था। उसने अपनी कहानी सुनाई। प्यार, विश्वासघात और मैकडॉनल्ड्स की इन्हीं दीवारों के भीतर एक भयानक अंत की कहानी। रिया के कातिल, उसके ईर्ष्यालु पूर्व प्रेमी ने उसके शरीर को रेस्टोरेंट के भीतर ही छुपा दिया था। वह न्याय चाहती थी कि उसकी कहानी दुनिया के सामने आए। मैंने ध्यान से सुना। मेरा डर मदद करने की चाहत में बदल गया। उसने मेरे शरीर को छुपा दिया। उसने कोने में एक ढीली टाइल की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, मेरी कहानी दुनिया के सामने लाओ और मैं आखिरकार शांति से आराम कर सकूंगी। बत्तियां फिर से टिमटिमाई और जल उठी। मैंने टाइल को देखा, फिर वापस रिया को देखा। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने पुलिस को फोन किया। पहले तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन मेरे दृढ़ विश्वास ने उन्हें जांच करने के लिए मना लिया। उन्होंने रिया के अवशेष ठीक उसी जगह पर पाए जहां उसने संकेत दिया था। उसकी कहानी सुर्खियों में छा गई। न्याय हुआ। उस रात मैं मैकडॉनल्ड्स वापस गया। मैंने एक मैक्स्पाइसी पनीर ऑर्डर किया, जो रिया का पसंदीदा था। मैंने उसे टेबल पर रखा, साथ में एक जलती हुई मोमबत्ती भी। शांति से सो जाओ रिया, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। रेस्टोरेंट में एक ठंडी हवा चली और फिर सन्नाटा छा गया। रिया चली गई थी। माल्चा मार्ग का मैकडॉनल्ड्स अभी भी वहीं है। यह जगह, जो कभी एक साधारण फास्ट फूड रेस्टोरेंट हुआ करती थी, अब एक रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। यह एक बार फिर गुलजार है। भयानक घटनाएं एक धुंधली याद बन गई हैं। दिन के समय यह जगह फिर से अपने पुराने रूप में लौट आई है, जहां लोग हंसते हैं, खाते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देर रात जब रेस्टोरेंट खाली होता है, तब भी आप रिया की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। यह विस्पर्स, जो दीवारों के भीतर गूंजती हैं, एक भयानक एहसास पैदा करती हैं।
उसकी दीवारों के भीतर हुई त्रासदी की याद दिलाता एक एहसास। यह एहसास जो कभी कभी ठंडी हवा के झोंके के साथ आता है। आपको उस रात की याद दिलाता है जब रिया की कहानी ने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। और मैं आज भी कभी कभी मैकस्पाइसी पनीर का आनंद लेता हूं। यह स्वाद जो मुझे उस समय की याद दिलाता है जब सब कुछ सामान्य था, एक तरह से सुकून देता है। लेकिन हर बार जब भी मैं उस मैकडॉनल्ड्स के पास से गुजरता हूं, मुझे रिया की याद आती है। उसकी हंसी, उसकी बातें और वह सब कुछ जो उसने इस जगह के साथ साझा किया था। उसकी कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे आम जगहों पर भी सतह के नीचे अंधेरा छिपा होता है। यह अंधेरा जो हमें यह सिखाता है कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और कभी कभी वह कहानी हमें हमेशा के लिए बदल देती है।